दीपक एक बहुत ही साधारण सा लड़का है। उसकी शादी एक बहुत अमीर घर की लड़की टीना से हुई है। लड़के की माँ रमा ने बहुत प्यार से दोनों की शादी करवाई, लेकिन टीना ने उसने तो घर में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी, आपने सुबह सुबह कर दिया ना दिमाग खराब। जब आप देख रही हो कि मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल रही हूँ, तो पीछे से टोकना जरूरी है क्या? अरे बहू, तुम इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देखिए माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझ पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे रोक टोक ना करें और मुझे मेरी लाइफ मेरी मर्जी से जीने दें। टीना सुबह सुबह अपनी सास को 4 बातें सुनाकर चली गई। इतने में दीपक आया और वो अपनी माँ से पूछने लगा, क्या हुआ माँ? ये टीना इतना क्यों बोल रही थी और कहाँ गई है वो? अच्छा बेटा, वो तुझे भी पता कर नहीं गई क्या? सोचा था तुम्हारी शादी करूंगी, बहू आकर घर संभालेगी, मेरी सेवा करेगी, लेकिन उल्टा बहू की सेवा मुझे करनी पड़ रही है। चलो तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। रमा दीपक के लिए नाश्ता बनाती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब वापस वो घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज देता है, टीना, टीना बेटा, वो तो सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले निकली थी तो अभी तक घर नहीं आई। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन माँ, वो गई कहाँ? अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। दीपक और रमा देर रात तक उसका इंतजार करते हैं। जब उसका कोई पता नहीं चलता तो वो टीना के माता पिता को फोन लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। तभी रात के 2 बजे उनके दरवाजे की बेल बजी। दीपक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने टीना खड़ी होती है। वो घर के अंदर आती है। टीना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो सिर्फ रात के 2 बजे हैं। सुबह तक आ जाती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्लीज दीपक, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ, साफ साफ बोलो प्रॉब्लम क्या है? बहू, हमें यह परेशानी है कि अच्छे घरों की लड़कियां और बहुएं इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहती। मम्मी प्लीज, ये नॉनसेंस वाली बातें मेरे सामने मत करना। अच्छे घरों की लड़की कैसी होती है मुझे पता है। अब आप दोनों इसी तरह से मेरे सामने सवाल जवाब करते रहोगे या मुझे सोने भी दोगे? थक गई हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। टीना सोने चली जाती है। अगली सुबह रमा घर का काम करती है तो दीपक टीना से कहता है, टीना, माँ सुबह से उठकर घर का काम कर रही है, तो माँ की थोड़ी मदद करो। देखो दीपक, मुझसे ना ये घर का काम वाम नहीं होता, कोई और काम है तो बताओ। अच्छा दीपक प्लीज, तुम ना जल्दी से अपने ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करो तो मेरे भी कपड़ों पर कर देना। आज घर पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। टीना, तुम मेरा काम तो करने से रही, अपना काम भी मुझसे करवा रही हो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। एक तो तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। प्रेस कर दो या फिर मेरे लिए कोई नौकर रख दो। टीना अपने पति को बातें सुनाकर सीधा रमा के पास पहुंची, जो रसोई में काम कर रही थी। वो टीना को देखते ही बोलती है, अरे बहू, ये क्या, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? आज सूरज किस दिशा से निकला है? मम्मी, आप मुझसे ऐसी बातें करते हो ना, इसीलिए मैं किचन में नहीं आती। वैसे मैं आपसे ये कहने आई थी कि आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, तो आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना, और वो अब हर हफ्ते आया करेंगी। हर हफ्ते क्यों? तुम लोग कोई काम शुरू कर रही हो क्या? नहीं मम्मी, हम किटी पार्टी करते हैं तो हर दिन किसी न किसी के घर पर जाते हैं, तो एक दिन वैसे ही सारी सहेलियां मेरे घर भी आएंगी। चलो, दिन में तो तुम किटी पार्टी करती हो, रात में क्या करती हो जो इतना लेट घर आती हो? मम्मी, रात हम फिर से पार्टी करते हैं, लेकिन किसी के घर पर नहीं, क्लब वगैरह में एंजॉय करते हैं। चलिए, आप कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिए, टेस्टी होना चाहिए, वो पहली बार मेरे ससुराल आ रही हैं। टीना अपनी सास को हुक्म देकर चली जाती है। अब रमा टीना की सहेलियों के लिए खाने का इंतजाम करती है। जब सहेलियां खाना खाती है, अरे टीना, ये खाना किसने बनाया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। इससे अच्छा तो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती। टीना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से कहती है, मम्मी, वैसे तो आप अच्छा खाना बना लेती हो, आज मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया तो आपने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ना? नहीं बहू, मैंने तो रोज की तरह बनाया है, तुम खाकर तो देखो। आप मुझे पहले ही बता देती कि आप खाना नहीं बनाओगी तो मैं बाहर से मंगवा लेती।
मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। बहू, तुम अपनी सहेलियों के सामने कैसे बात कर रही हो मुझसे? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है तुम्हें? मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया है क्या नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी शादी किन कंगाल लोगों से करवा दी? ये लोग तो तुम्हारे घर के नौकरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। छोड़ो ना यार, तुम लोग क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? चलो हम क्लब चलते हैं, वहीं कुछ खाएंगे और पार्टी मेरी तरफ से, ओके? टीना अपनी सास की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। दीपक के आने के बाद रमा उसे सारी बात बताती है। फिर रमा और दीपक टीना के माता पिता के पास जाकर कहते हैं, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। वो घर को घर नहीं होटल समझती है। मर्जी पड़े घर आती है, मर्जी पड़े चली जाती है, रात रात भर घर से बाहर रहती है। अरे तो क्या हो गया, ये तो आजकल की फैशन है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तुम चुप रहो, तुमने ही अपनी बेटी को बिगाड़ा है। बहन जी, हमें माफ कर दो, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। टीना के पिता ने टीना को रुपया देना बंद कर दिया। अब वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसकी सहेलियों ने भी उससे मिलना बंद कर दिया। टीना सारा दिन घर में रहती। वो अपने पति और सास से लड़ती रहती। एक दिन वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई। मॉम, मैं बस घर में नहीं रह सकती, वहाँ पर मेरा दम घुटता है। टीना की माँ अपनी बेटी को दिलासा देती है कि तभी उसका पति कहता है, देखो टीना की माँ, बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। टीना के ससुराल वाले शरीफ लोग हैं, मगर तुम्हारी बेटी ने उनकी जिंदगी खराब कर रखी है। वो इस घर में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन वो जाएगी कहाँ? अपने ससुराल जाएगी, और कहाँ जाएगी? टीना अपने ससुराल वापस चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर में कदम रखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पति ने नीता से दूसरी शादी कर ली थी। ये क्या किया तुमने? तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम कुछ भी कर सकती हो, और मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। अभी निकालो इस चुड़ैल को यहाँ से, ये इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर नीता टीना को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, ए पापा की परी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? आज के बाद अपनी औकात में रहना। चल चुपचाप किचन में जा और हमारे लिए खाना बना कर ला। टीना थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप किचन में चली जाती है। अब नीता टीना से घर का सारा काम करवाती और उस पर बहुत अत्याचार करती। एक दिन टीना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। आया मेरे बाप की बिगड़ी हुई बेटी, ये क्या बनाया है? तुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते क्या? मैंने पहली बार बनाए हैं। हाँ, तभी इतने बुरे बनाए हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं सिखाया। आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। चल जाकर कपड़े धो ले, 1 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हो गए। अब टीना पूरे दिन कपड़े धोती है और फिर भी नीता उसे कुछ खाने को नहीं देती। नीता के अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते ही जाते हैं। उसकी सास और पति भी कुछ नहीं बोलता। एक दिन तंग आकर टीना घर छोड़कर चली जाती है। पिता ने तो पहले ही उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब वो कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता। ये बहू कितनी बुरी है, अपनी बेचारी सास को घर से बाहर निकाल दिया इसने। अब सुधा का क्या होगा? हे भगवान, बेचारी इस उम्र में कहाँ जाएगी? तभी वहां गायत्री की सहेली ममता आती है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है गायत्री? अरे देखना, सुधा की बहू कितनी चांडाल है, उसे घर से निकाल दिया। अरे क्या तू भी टीवी सीरियल देखकर रोती रहती है, हैं? कब तक दूसरे की बहुओं को देखती रहेगी? तू भी अपने बेटे प्रवीण की शादी करवा के अपने घर में बहू ले आ। मोहल्ले में सबके घरों में बहुएं आ गई, बस एक तेरा घर बाकी है। अरे नहीं, मुझे मेरे बेटे की शादी नहीं करनी। आजकल की लड़कियों से मुझे बड़ा डर लगता है। घर में आते ही लड़ाई शुरू कर देती है
और अपनी सास का जीना हराम कर देती है। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही है तू। तू ना इस एकता कपूर के बनाए बेकार के सीरियल देखना बंद कर दे, और खास तौर पर तो वो सावधान इंडिया। तुझे नहीं पता, टीवी वाले बिल्कुल सही दिखाते हैं। आजकल की बहुएं किसी काम की नहीं होती, सिर्फ अपना मतलब देखती है और अंत में सास को धक्के मार के घर के बाहर निकाल देती है। अब तू ही बता, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ दर दर भटकते फिरूंगी। गायत्री की बेतुकी बातें सुन ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये तो पागल औरत है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ और ज्यादा रुकी तो मेरा सर खा जाएगी। अच्छा गायत्री, अब मैं चलती हूँ। हाँ, अरे माँ, तुम मेरी शादी कब करवाओगी? अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? अरे मुझे नहीं करवानी तेरी शादी। मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया ना, आगे भी तुझे रोटियां बना के खिलाऊंगी बेटा। घर में बहू ला के मुझे अपने घर का सत्यानाश नहीं करना है। तू समझ गया ना मेरे लाल? दोबारा मुझसे बहस मत करना, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन। अरे मेरी फिल्मी माँ, यहाँ कोई बाहुबली फिल्म नहीं चल रही है। खैर छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस तरह गायत्री पर फिल्मों का कुछ ज्यादा ही असर हो जाता है और गायत्री जिद पकड़कर बैठ जाती है कि वो अपने घर में कभी बहू नहीं लाएगी। अरे बहन, मैंने अपने भांजे के लिए एक बहुत गुणी और सुंदर लड़की देखी है। मैं तो अपने साथ लड़की की तस्वीर भी लाया हूँ, अगर तुम कहो तो आगे बात चलाता हूँ। अरे नहीं भैया, आपसे किसने कहा कि प्रवीण के लिए लड़की देखो? मुझे तो उसकी शादी ही नहीं करनी है। क्या बहन, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? शादी तो वो लड्डू है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तुम ठीक कहते हो साले साहब, फिल्में देख देख कर तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी करवा कर रहूंगा। तुम लड़की वालों के यहाँ बात चलाओ। इस तरह कुछ दिनों के बाद प्रवीण की शादी काजल के साथ हो जाती है। काजल बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सास गायत्री की खूब सेवा करती थी। अरे बहू, गाजर का हलवा तो तूने बहुत ही टेस्टी बनाया है। ये तो कुछ नहीं माँ जी, शाम को मैं आपको ऐसी खीर बना के खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ बहू, ये सब मेरे पिछले जन्म का फल है जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। माँ जी, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करिए। अरे तू तो है ही तारीफ के लायक बहू। गायत्री अपनी बहू से बहुत खुश थी। फिर एक दिन, क्यों गायत्री, क्या हाल है? तेरी बहू सेवा करती है कि नहीं? अरे अब क्या कहूँ, मैं तो आज तक गलत फहमी में जी रही थी, लेकिन इसे कहते हैं जिंदगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि बहू के आने से जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। हाँ, तूने सही कहा, बहू के बिना परिवार अधूरा होता है। इस तरह गायत्री टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर आकर असल जिंदगी में जीने लगती है। बहू आए दिन घर में ऐसे काम करती जिससे बूढ़े सास और ससुर को परेशानी हो। जैसे कभी सास को फ्रिज से हाथ नहीं लगाने देती, सास ससुर के कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं जाते, सास खुद ही कपड़े धोती, सास ससुर डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते, ज़मीन पर बैठना होता और थाली भी बहू उन्हें सरका कर देती, क्योंकि बहू को अपनी दहेज में आई चीज़ों की बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि सास ससुर इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। इस बार बहू ने नया खेल रचा था।
सुनो, अपने माँ बाप की खटिया बाहर लगा दो, घर में अच्छी नहीं लगती। नए फर्नीचर के सामने ये लकड़ी और रस्सी की खाट शोभा नहीं देती। अरे तो खाट बदल देते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। ओहो, वो भी तो पुराने ही हो चुके हैं। घर की शोभा तो उनसे भी बिगड़ ही जाती है वैसे। अरे ये भी बात है कहने की, कम से कम इस बात की तो मर्यादा रखो कि ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है और वो मेरे माँ बाप हैं। तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इसीलिए तुम्हारी बात मान लेंगे। कह दो कि बाहर रहे। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं, जो उनकी भी फिक्र करती रहूं। हाँ हाँ, मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए आज ही नया बेड लेकर आऊँगा मैं। बेटा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से नया बेड लाने के बारे में बात करता है। माँ बताओ ना, डबल बेड लेकर आऊँ, एक बाबूजी और आपके लिए, डबल गद्दे वाला, और आराम की नींद आएगी उसमें आपको। आराम की नींद तो हमें अपनी लकड़ी और रस्सी की बनी खाट पे ही आएगी बेटा। इतने साल हो गए, हमको उन खाट पर सोकर लगता है जैसे अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं। अब माँ, लोग सोचेंगे कि बेटा इतना पैसा कमाता है, माँ बाप फिर भी लकड़ी की खाट पर सोते हैं। अरे देख, तेरे बाबूजी चल नहीं पाते और अब मुझसे भी इतना चला नहीं जाता। कछुए जैसे चलती हूँ। घर में हमारे रहने से बहू को परेशानी तो हो रही होगी। किसी काम तो आते नहीं हम बूढ़ा बूढ़ी। हमें पता है वो हमारी खाट बाहर लगाना चाहती है और तू नहीं चाहता, इसीलिए नया बेड लाने की बात कर रहा है। तो क्या मैं आपको बाहर आंगन में सोने दूं? अरे क्या खराबी है वहाँ। दिन में धूप पड़ेगी हम पर, रात को तारे दिखेंगे आसमान के, बाहर हवा भी तो लगेगी ना। अरे बारिश भी तो होगी बाबूजी, भीगोगे नहीं क्या आप? अरे बेटा, बहू की बात मान ले, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। किसे पता था कि बहू घर में आते ही घर के बूढ़े माँ बाप की खाट घर से बाहर लगने लगेगी। बेटे को सबकी बात माननी पड़ती है। माँ बाप अब अपनी खाट पर बाहर सोने लगते हैं। बेटे को भनक तो लग जाती है कि उसके माँ बाप के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन जब भी वो आवाज़ उठाता उसके माँ बाप यही कहकर उसे चुप करवा देते कि घर की शांति भंग मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। बेटे की आदत थी वो रोज़ अपने माँ बाप को कार से सुबह मंदिर लेके जाता, जहाँ बूढ़े माँ बाप भगवान के दर्शन भी कर लेते और अपनी उम्र के लोगों से बातचीत भी कर लेते, जिससे उनका मन लगा रहता। लेकिन एक दिन, अरे मंदिर जाना है या बारात में, कार मत लेके जाया करो। अरे लेकिन माँ और बाबूजी पैदल थोड़ी ना चल सकते हैं, जब तक चलते थे तो अकेले ही पैदल चले जाते थे ना। तो स्कूटर पर ले जाओ ना। अरे स्कूटर पर ट्रिपलिंग करो? अरे बाबूजी से उनका शरीर भी नहीं संभलता, कहीं गिर गए तो? अरे मेरे बाबूजी ने कार मेरे लिए लेकर दी है, मैं तो उसमें घूम ही नहीं पाती। अरे तो ले चलूंगा ना तुम्हें घूमने, ऐसी हरकत मत करो यार, मेरे माँ बाप की थोड़ी तो इज्जत करो। अगर सुन नहीं सकती तो ऐसे काम करते क्यों हो? बहू वहां से अपना फरमान सुना के चली जाती है। अगले दिन बहू तो देर तक सो रही होती है, लेकिन बेटा अपनी माँ और बाबूजी को श्रवण कुमार के जैसे एक तराजू के दोनों पलड़ों पर बिठाकर मंदिर ले जाता है। सारा शहर देख के देखता ही रह जाता है। ये बात बहू के पिताजी तक पहुंचती है। अरे दामाद जी, क्या मैंने सही सुना कि आप कंधों पे तराजू रख के और उसमें अपने माता पिता को बिठाकर मंदिर ले गए थे? जी ससुर जी, श्रवण कुमार भी तो अपने माँ बाप को ऐसे ही तीर्थ यात्रा के लिए लेकर गए थे ना।
मैं तो बस मंदिर ही गया था। और ऐसी क्या मजबूरी थी? आपकी बेटी, उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी दी हुई चीज़ों का सुख ले। वो नहीं चाहती कि मेरे माता पिता आपकी दी हुई कार से मंदिर जाए। क्या दामाद जी सही कह रहा है? हाँ, वो मतलब मैंने ही कहा था, पर बेटी, अगर ये कार मुझे या तुम्हारी माँ को किसी काम से चाहिए होती तो तुम ऐसे ही नाटक करती क्या देने में? नहीं पापा, आप ही की तो है ये, मैं कैसे मना करती। आप जो मांगेंगे वो दे सकती हूँ आपको पापा। पक्का? हाँ हाँ पक्का पापा। बेटी, तुम अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपने दामाद को अपना बेटा ज़रूर मानता हूँ। तो आज से ये कार मैं अपने बेटे जैसे दामाद को देता हूँ, और तुम इसमें तभी बैठोगी जब तुम अपने सास ससुर के साथ अपने माता पिता जैसा बर्ताव करोगी। बहू ने तो सोचा भी नहीं था कि उसी के पिताजी आकर उसके ससुराल वालों की तरफदारी करेंगे। बेटा, हम तो नहीं जाएंगे अब कार से मंदिर। हाँ, भगवान तो भीतर है, मंदिर क्यों जाए? बहू की कार है, उसी को चलाने दो। अगले दिन जब बहू कार लेकर निकलती है तो सब उसे नीची नज़रों से देखते हैं। तब उसे समझ में आता है कि इज्जत कार से नहीं, परिवार को साथ लेकर चलने से बनती है। वो घर आकर सबसे माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि अब से सास ससुर को अपनी कार से ही मंदिर वो खुद लेकर जाया करेगी। सांगसू एक दिन घर में बोर हो रही थी कि तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे चीनी गुड़िया, क्या हो गया? कैसे चिलगोजर जैसा मुंह बना रखा है? बचपन में मुझे चिलगोजर बहुत पसंद थे। अरे अरे, ये बता परेशान सी क्यों लग रही हो? मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, घर में बोर हो जाती हूँ। अच्छा, वैसे तुझे आता क्या है? चाइना में तू क्या काम करती थी बेटा? मेरा ब्यूटी पार्लर था, मैं दिन भर उसी में काम करती थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं भी थोड़ा बहुत पार्लर का काम जानती हूँ। ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर क्यों ना ब्यूटी पार्लर ही खोल लें? सांगसू खुश हो जाती है और फिर क्या था, खुल जाता है सास बहू का ब्यूटी पार्लर, जिसका नाम होता है ड्रैगन ब्यूटी पार्लर। पार्लर खुला नहीं कि एक मोटी काली सी कस्टमर उन लोगों के पास आ जाती है। फिर वो सांगसू को देखती है। क्या बात है, चाइना की पार्लर वाली हैं? विदेशी? हाय दैया, हम तो इसी से कराई अपन हेयर स्टाइल। हाँ हाँ, ये आइए। कहाँ जाना है? मतलब फंक्शन क्या है? शादी है, शादी, वो भी हमारे भतीजे की। हाँ। सांगसू उस औरत की चाइनीज टाइप हेयर स्टाइल बना देती है। कांटा चम्मच लगाकर वो उस औरत को चाइनीज जैसा लुक दे देती है। वो औरत पार्टी में जाती है जहाँ पर, अरे वाह, आप तो बिल्कुल अलग लग रही हैं। हाँ हाँ, बहुत ही महंगे पार्लर में गए थे, विदेशी औरत ने सजाया है तो लगेंगे ना हम विदेशी। अरे कौन सा पार्लर, हमें भी बताओ, हम भी जाएंगे कल। बस फिर क्या था, अगले दिन सांगसू के पार्लर में भीड़ लग जाती है। मेरी हेयर स्टाइल कर दो। मेरा मेकअप प्लीज। जरूर प्लीज, आप सब एक है करके आइए। अब क्या था, सांगसू के पार्लर में औरतें जाती इंडियन, निकलती चाइनीज बनकर। सांगसू व्यस्त रहने लगी, जिस कारण उसकी सास को अब घर के सारे काम करने पड़ते। अब सांगसू का पार्लर पूरे मोहल्ले में फेमस हो गया। सांगसू पार्लर संभालती और सास काम करती। लेकिन एक दिन एक कस्टमर ने कहा,
हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरे तो पूरी आईब्रो ही उड़ा दी। अब मैं क्या करूंगी? अरे रुक चीनी, तेरा ये पार्लर ही बंद कराती हूँ। तूने मेरे चेहरे से आईब्रो ही उड़ा दी। सांगसू डर जाती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सास तक पहुंचती है और वो सांगसू के पार्लर में आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरी चीनी गुड़िया, रो क्यों रही है? गुड़िया, आय हाय, तेरी गुड़िया ने देख मेरा क्या हाल बनाया है, पूरी आईब्रो उड़ा दी मेरी। सास समझ जाती है कि मामला क्या है और वो हंसने लगती है। अरे क्या हो गया बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? केस कर दूंगी मैं तुम सास बहू पर। सास को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। ए, सुन, अगर इंटरनेशनल फैशन की नॉलेज नहीं है ना तो किसी लोकल पार्लर में जाती। यहाँ इंटरनेशनल पार्लर में आने की क्या जरूरत थी है? सास को चिल्लाता देख कस्टमर थोड़ी हैरान सी हो जाती है। क्या बोलना चाहती हो? यही कि ये फैशन चल रहा है अमेरिका से लेकर लंदन तक, नो आईब्रो स्टाइल। नो आईब्रो स्टाइल, अब ये क्या होता है? सांगसू भी चुप होकर सोचती है कि ये उसकी सास क्या कर रही है। हाँ, नो आईब्रो स्टाइल। अब मेरी बहू को क्या पता कि तू यहाँ की लोकल गंवार है। तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू थोड़ी स्टाइल जानने वाली नॉलेजेबल औरत है। हाँ, तो वो तो मैं हूँ ही। अरे फिर तुझे इतना फेमस नो आईब्रो स्टाइल क्यों नहीं पता, जिसमें कपड़े के रंग के हिसाब से स्केच पेन से आईब्रो बना लेते हैं। जैसे लाल ड्रेस तो लाल आईब्रो और हरी ड्रेस तो हरी आईब्रो। क्यों बहू सांगसू, सही कहा ना मैंने? सांगसू भी सास की हाँ में हाँ मिला देती है। तब कस्टमर घमंड से कहती है, हाँ, ठीक है, लेकिन बनाने से पहले बता तो देती कि क्या बना रही हो, फिर मैं अपनी मर्जी भी तो बताती ना। अब अपनी मर्जी करनी थी तो किसी लोकल पार्लर में जाती ना। और हाँ, इस स्टाइल के पैसे भी ज्यादा लगते हैं। सांगसू, इससे 100 रुपए एक्स्ट्रा लेकर जल्दी से अंदर आ जाओ। ऐसा बोलकर सास अंदर चली जाती है। कस्टमर सांगसू को ज्यादा पैसे के साथ शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है और ड्रैगन ब्यूटी पार्लर और भी फेमस हो जाता है। तो देखा सास का कमाल।